ओम शांति। स्वागत है आप सभी का बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में आदरणीय बृजमोहन भाई साहब मौजूद हैं और हर बार की तरह हमें बाप दादा की मदद की कुछ विशेष बातें याद कराएंगे। आज हम जानने वाले हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क के बारे में और उनके माउंट आबू विजिट के बारे में। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई साहब, ये हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो बहुत आध्यात्मिक थे, साथ में साइंटिस्ट भी थे और कैसे वो बहुत सिंपल, आज पूरा देश जो है वो उनको बहुत सम्मान से देखता है और उन्होंने हमेशा ब्रह्मा कुमारीज का सम्मान किया और उनके साथ ब्रह्मा कुमारीज के बहुत मधुर संबंध बहुत लंबे समय तक चले। केवल वो राष्ट्रपति बने तब तक ही नहीं, उसके पहले से भी वो संपर्क में थे। तो उनसे संपर्क हमारा सबसे पहले कैसे हुआ भाई साहब? तो उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जी। जितने हमारे डिफेंस के मोस्ट एडवांस मिसाइल्स हैं उसमें इन्वेंशन में वो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल आदमी, यानी थ्रू आउट जहाँ चाहे वो राष्ट्रपति भी बन गए, उनमें इंसानियत का और इंसान की सेवा करने का और देश की सेवा करने का बहुत सख्त जज्बा था जी। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एशियाड विलेज है जहाँ एशियन गेम्स हुई थी, तो वहाँ कुछ बंगलोज हैं, तो उसमें वह रहा करते थे। तो हमारा उनसे पहले मुलाकात कैसे हुई कि डिफेंस मिनिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको DRDO कहते हैं जी। बड़ी प्रसिद्ध है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उनके टॉप साइंटिस्ट रहते हैं और नई वो करते रहते हैं। तो उनका उस ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली ऑफिस में हमारे एक BK भाई है, दिनेश भाई, वो जॉब करता है, अभी भी है वो वहाँ जॉब में। तो उन्होंने एक कह के, बहुत पुराने भाई हैं, तो वहाँ DRDO में एक ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया स्ट्रेस मैनेजमेंट पर जी। तो उस प्रोग्राम में अब्दुल कलाम जी भी आए और ये बड़े सीरियस स्टूडियस तरह के व्यक्ति हैं। फ्रंट रो में बैठे 3-4 घंटे वो प्रोग्राम चला, फुल टाइम बैठ के सुनते रहे। तो ये उनसे हमारा पहला संपर्क था। दिनेश भाई ने उनसे मिलवाया, फिर उन्होंने कहा आप कभी मेरे घर में आइए, तो हम एशियाड विलेज में उनके वहाँ जाते थे और वो बहुत ही हम्बल थे, सीधा ही हमारे साथ संपर्क कर लेते थे। तो मुझे याद है पहले उन्होंने बताया बहनों को, बहनों से तो और भी व्यक्ति इनफॉर्मल मिलता है जी। कि कहते हैं कि मेरे पिताजी जो थे वहाँ जहाँ ये केरला में रहते थे वो फिशरमैन थे, तो कहते हैं वो अपने एरिया के पंचायत के हेड बन गए। तो कहते हैं कि मैं घर में था, पिताजी नमाज पढ़ने गए हुए थे, माताजी किसी काम में, तो एक आदमी आया और वो कहते कुछ फ्रूट वगैरह कोई गिफ्ट दे गया। पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा कहीं गए हैं। तो कहता ये उनको दे देना। तो कहते जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा ये कौन दे गया है? इन्होंने कहा ऐसे। तो कहते हैं पहली बार मेरी ज़िंदगी में पिताजी ने मुझे लपड़ मारा। अच्छा। और कहा कि अरे ये सांप है। पहले तो वो कभी देने नहीं आया, आज मैं सरपंच बना इसलिए देने, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। इस प्रकार की वो सिंपल बातें अपने जीवन की सुनाया करते थे। और हम देखते थे उनके वहाँ साइंटिस्ट आते थे, रात तक भी लगे रहते थे अपने काम में। इस प्रकार से हमारा उनसे पहले भी संपर्क रहा। बहनें जाती थी, मिल के आती थी, राखी भी बांधती थी। फिर क्या हुआ, हमारा एक कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम होता है माउंट आबू में जी। वो इंटरनेशनल होता है, उसमें देश विदेश के भाई बहन भी आते हैं, इंडिया से भी थोड़े से सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं। तो दिल्ली से हम लोगों ने एक मिस्टर DR कार्तिकेयन है जी, वो चीफ ऑफ पहले CBI इंटेलिजेंस भी होते थे, और एक अब्दुल कलाम जी, इन दोनों का हम
उसमें ले गए थे, क्योंकि उसी तरह की गैदरिंग में उसी तरह के लोग मिक्स होते हैं। तो जब वो वहाँ थे औरों से तो उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन दिनों बाबा की पधरामनी होनी थी, तो हम उनको बाबा के सामने ले गए। एक और ये थे, एक उनके साथ डॉक्टर सेल्वा मूर्ति भी हैं, वो भी प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। अब ले गए तो बाबा का तो हर का पता रहता है, तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे दिल में जो दो बातें हैं कि हमारा देश समृद्ध हो और हमारा देश पावरफुल हो, इस पर कोई नज़र ना उठाए, ये तुम्हारी दोनों इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली। बाबा ने कहा, गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे जी। अच्छा, उसके कुछ समय बाद ही वो राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति बन गए, हाईएस्ट वोट से ये राष्ट्रपति बने। अच्छा, सिंपल तो थे ही। तो इन्होंने बहनों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पर बुलाया, नहीं तो राष्ट्रपति की सेरेमनी में और देशों के एम्बेसडर, राष्ट्रपति वगैरह, बहनों को खास बुलाया। तो ये खास बात थी, ओथ टेकिंग में हमारी बहनें गई। तो बाबा ने जैसे कि पहले ही त्रिकालदर्शी होने के कारण से, क्योंकि इनसे आगे हमारा संपर्क बनना था, इस तरह से बाबा ने उसको बुलाया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बाबा के प्रति भावना, दादी गुलजार के प्रति भावना बहुत पक्की हो गई होगी। अब देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे, टॉप साइंटिस्ट जी, और टॉप पोस्ट पर चले गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये स्पिरिचुअली और रिलीजियसली भी बहुत इंक्लाइंड थे जी। इनको कोई हिंदू मुस्लिम, ये खुद सितार बजाते थे और खुद संस्कृत के भी पढ़ते थे और वेजिटेरियन थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी पक्के, जिसके पिता फिशरमैन हो जी, इस तरह के थे। तो एक प्रकार के 3 in 1 आपको दुनिया में बहुत मुश्किल लोग मिलेंगे। राजनेता अलग मिलेंगे, धर्म नेता अलग मिलेंगे, वैज्ञानिक अलग मिलेंगे, तो एक सिंपल व्यक्ति। और इन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में अनेक धर्म वालों के सम्मेलन किए, बुलाते थे, उनसे मीटिंग करते थे, सवाल पूछते थे उनसे, जो उनके बुद्धि में सवाल आते थे। मैंने पहले भी कहा था कि उनके मन में 2 सवाल हमेशा होते थे कि भारत ने किसी देश पर इतिहास है अटैक क्यों नहीं किया जी। और एक बार इनको किसी देश की ज़मीन मिल गई थी, वो भी वापस कर दी। और दूसरा कि रिच लोग करप्शन क्यों करते हैं, वो रिश्वत वगैरह क्यों लेते जी। और भी सवाल पूछते रहते थे। कई बार ये हिमालय की बातें सुनाते थे, ये जाके हिमालय में जाके वो जो थे ना मॉक्स, उनसे भी। और इनके घर में 2 महीने में एक बार तो स्पिरिचुअल लोग साउथ इंडिया से, इधर से उधर से, बड़े ब्रह्मा कुमारी भी उसमें जाया करती थी और एक इनफॉर्मल ढंग से मीटिंग करते थे। तो इस तरह से इनका चलता था जी। हाँ। और भाई साहब, इनसे फिर संपर्क आगे बनता रहा, उसमें कौन निमित्त बना संपर्क के लिए? एक और बात है कि इनके एक सेक्रेटरी थे शेरिडन जी। थे तो वो क्रिश्चियन, लेकिन बहुत ही खुश तबीयत, बहुत ही मिलनसार। वो ब्रह्मा कुमारी के साथ तो ऐसे थे जैसे घर के हो गए। जब भी हमने इनसे कलाम जी से टाइम लेना होता था, शेरिडन को कहते थे, वो टाइम ले देता था, फिर बड़ा खुश होता था जब हम जा। बहुत ही खुशनवा तबीयत का व्यक्ति था। वो एक लिंक बना, जब भी हमें इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पर्सनल तो देते थे। वैसे भी इनके वहाँ कोई प्रोग्राम हो तो हमको बुलाते ही रहते थे ब्रह्मा कुमारी। और ख़ास तौर पे गुलजार दादी, क्योंकि गुलजार दादी को उन्होंने देखा था कि गुलजार दादी के थ्रू बाबा ने मैसेज दिया था, तो दिल्ली में थी, तो कभी कभी गुलजार दादी को विशेष बुलाते थे और उनसे पूछते थे, व्हाट इज़ बाबाज मैसेज, व्हाट इज़ द मिशन, मुझे सुनाओ, ऐसे करते थे। फिर उनको मुरली में भी इंटरेस्ट था कि गॉड्स वर्शन आते हैं। तो दिल्ली में जो आशा बहन है, उनको टेलीफोन पर मुरली का सार सुनाया करती थी। ओके। हाँ, सुनते थे डेली वैसा? हाँ, मैं ये मुझे पता नहीं, सुनाया करती थी जी। बिजी थे शायद, हफ्ते में एक बार। फिर जब भी हम उनसे मिलने जाते थे तो पहले मुरली की पॉइंट्स उस दिन की लेके जाते थे और बड़े शौक से वो सुनते थे। इस प्रकार से उनका हमारे साथ बहुत संपर्क रहा। ये जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में बना है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन ही उन्होंने किया था जी। ख़ास तौर पे आए थे। और उसके बाद भी शायद 2 बार वो और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आए हैं।
एक बारी तो मुझे याद है कि धीरे धीरे गुड़गांव दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो कोई प्रोग्राम था, हमारी दादियाँ आई हुई थी, उनको आना था, और उस वक़्त वो एक ख़ास प्लान बना के लाए थे फैमिली के द्वारा कैसे उन्नति हो, हर वक्त मेहनत करते रहते, वो उन्होंने सुनाना था वहाँ। तो क्या हुआ कि ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस गई, कितना भी करें, बहुत ट्रैफिक था, तो वो समझो 1.5 घंटा 2 घंटे लेट आए थे। आए, फंक्शन चल रहा था, लेकिन उन्होंने उस बात का ज़रा भी जिक्र नहीं किया, बिल्कुल भी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये भी खूबी थी, नहीं तो व्यक्ति आके कहता है मैं लेट हो गया, ना कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आए, फिर उन्होंने फंक्शन में हिस्सा लिया, इस तरह के वो व्यक्ति थे। ख़ास तौर पे वो यूथ से इंटरेक्ट किया करते थे। जहाँ भी हमारा प्रोग्राम हो, यूथ ग्रुप को बुलाते थे, यूथ ग्रुप उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे, उनसे बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते थे। वैसे भी बच्चों को, यूथ को वैसे बहुत पसंद करते थे देश भर में, चाहते थे कि इनके प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हो। और शायद उन्होंने ORC का जैसे आपने बताया तो याद आता है कि शायद उन्होंने कहा था आशा दीदी से कि इस पूरे, क्योंकि शुरू में तो बहुत बंजर ज़मीन थी ORC की, कि यहाँ पे आप खूब ग्रीनरी कीजिएगा और यहाँ एजुकेशन के प्रोग्राम्स कीजिएगा। उन्होंने कहा था खास तौर पे यहाँ एजुकेशन के प्रोग्राम। और जब वो प्रेसिडेंट से रिटायर हुए, फिर उन्होंने एजुकेशन का ही कर लिया, भिन्न भिन्न विदेशों की यूनिवर्सिटियों में जाके। उनका एक पैशन था कि मैं नए ढंग से कुछ नया करूं, इस प्रकार का होता था। तो जैसे वैसा आपने बताया कि वो उनका बाबा की मुरली के प्रति बहुत विशेष सम्मान था, दादी गुलजार के प्रति बहुत सम्मान था। भले ही खुद धारणाओं में नहीं चले, लेकिन माइक क्वालिटी बन के बाबा के आवाज़ को फैलाया। बाबा आप देखिए ना, एक मुस्लिम होकर वो वेजिटेरियन थे जी, और भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों से खींचते थे, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ जी। ये खूबियाँ हर व्यक्ति में नहीं होती जी। और मुझे याद है कि हम लोग तो उनको अपडेट करते ही रहते थे, जब जाते थे व्हाट इज़ न्यू, ऐसे करते थे जी। लेकिन हमारी दादी प्रकाश मणि बीमार हो गई थी जी, तो खास हमको कहा कि मैं दादी को देखने जाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट थे, ओके, एज प्रेसिडेंट। हाँ, और फिर उन्होंने टाइम निकाला, अहमदाबाद कोई प्रोग्राम बनाया, खास दादी को देखने आए, दादी से इंटरेक्ट किया, उनसे हमने एक पेड़ भी लगवाया था, मुझे याद है उस वक़्त तक। इस तरह का उनको ब्रह्मा कुमारी से इतना स्नेह था कि ये संस्था कुछ विशेष काम कर रही है। बिल्कुल वैसे आपको मैंने बताया था ना कि एक बार हमारा फंक्शन हुआ था नेहरू स्टेडियम में जी, तो उसमें खास यानी हमने उनसे कहा, तो बोले कि मेरा कोई पैरेलल प्रोग्राम है और इंग्लिश में बोलता हूँ, आपके तो 80,000 का क्राउड होगा, तो मैं नहीं आता। तो हमने वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत जी को चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लिया जी। अब बताइए कि हम कुछ डेकोरेशन सामान खरीद रहे थे पचकुइयाँ रोड पर, उनका फ़ोन आया डायरेक्ट, अब बोले मैं अब्दुल कलाम बोल रहा हूँ। मैंने बहन जी को कहा, दुकान में तो शोर होता है, अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं। वो बोली उनका कोई पीए होगा शायद। मैंने कहा नहीं, वो कह रहे मैं बोल रहा हूँ। तो उनको कहते हैं ऊपर वाले ने मुझे कहा है कि तुमको जाना है, मैं आपके फंक्शन में आ रहा हूँ। तो हमने उनको कहा वाइस, कहते हैं नथिंग, आई विल कम। तो ये उनके अंदर लगन थी। तो जैसे कि हम जानते हैं भाई साहब ज्ञान से कि चक्र रिपीट होता है, तो पिछले कल भी बाबा से और दादियों से, संस्था से इतना समीप का संपर्क रहा, तभी इस कल्प में भी उनके अंदर वो संस्कार थे धार्मिकता के, और उसके कारण से फिर से उनको बाबा के प्रति खींच होती थी। दादी जान की तो उनको कुछ कहती थी ना ऐसे करके जी, तो सुनते थे, फिर हंसते थे। उनके अंदर एक चाइल्डिशनेस भी थी जी, कि जो उनको क्यूरियोसिटी में रखती थी जी। एक बारी हम इनके राष्ट्रपति भवन में, इन्होंने धर्म नेताओं को बुलाया हुआ था, तो मैं भी उसमें बैठा था। तो मेरे से इनकी फ्रेंडशिप थी, मतलब क्राउड में वो कहेंगे ओ ब्रदर। अच्छा, तो मैंने एक बारी इनसे एक सवाल पूछ लिया जी। अच्छा, वो औरों को भी टर्न दे रहे थे, मुझे फिर कुछ और अराइज हुआ, तो मैंने फिर पूछने की कोशिश, कहते हैं नो यू हैव स्पोकन वंस। ये था उनका हिसाब जी। तो अपने प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के थे, और जैसे आपने बताया दादी से मिलने खुद गए थे, तो कोई राष्ट्रपति देश का खुद कहीं चल करके खास जाए, बीमार है, मैं उनसे मिलने जाता हूँ।
कोई प्रोटोकॉल नहीं और उस सब कुछ। तो भाई साहब एक बारी जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे उसके पहले जब ये आए थे माउंट आबू, जैसे आपने बताया पहले भी आ चुके थे, एज अ प्रेसिडेंट भी आए, उसके बाद भी आए, तो वहाँ पे दादी प्रकाशमणि जी ने इनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि साइंटिस्ट साइंस बड़ी या साइलेंस। तो उस समय पे उनका जवाब क्या था भाई साहब? ऐसा है वो सोच में पड़ गए जी, क्योंकि बाबा ही कहता है साइंस पावर साइलेंस पावर, और बाबा कहता है साइलेंस पावर इज द मदर ऑफ ऑल पावर्स। बाबा कहता है हम तो समझते हैं क्योंकि साइंटिस्ट भी कोई इन्वेंशन करता है तो बहुत साइलेंस में जाता है। अगर वो साइलेंस में ना जाए तो इन्वेंशन कर नहीं सकता। हम लोग भी देखते हैं, मान लो मेरी चाबी गुम है, मैं ढूंढ रहा हूँ, जहाँ जहाँ रखता हूँ हाथ पैर मार रहा हूँ, नहीं कुछ होगा। मैं थोड़ी देर साइलेंस में बैठ जाऊँ, ठक से मुझे आएगा तेरी चाबी वहाँ पड़ी है। लेकिन हम साइलेंस पावर को यूज़ नहीं करते। हम साइलेंस की बात बहुत करते हैं लेकिन साइलेंस में ही कम ही रहते हैं। यानी किसी को साइलेंस में बिठा दो आप तो 2-3 मिनट बाद वो परेशान हो जाता कि कुछ बोले, चाहते साइलेंस है लेकिन साइलेंस का अनुभव नहीं है। तो हमारा तो सारा ज्ञान ही साइलेंस पे चलता है। मेडिटेशन आधा टाइम तो हम साइलेंस करते हैं। उन्होंने पूछा था तो अब्दुल कलाम जी ने थोड़ी देर सोच करके कहा साइलेंस पावर बड़ी है। तो यानी कि दादी से दादी ने के कहलवाने पर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया साइलेंस पावर को, तो जरूर अनुभव भी किया। समझते थे ना। हमने भी देखा है भाई साहब कि दादी के सामने वो बिल्कुल जैसे बच्चा बन जाते थे और वो स्वरूप उनका होता था। उनके अंदर सीखने की, लर्निंग की एक आदत थी। छोटा बच्चा हो कोई भी हो, इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे, ऐसे करते थे। और भाई साहब जैसे आपने बताया कि उनके वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वो बुलाया करते थे बहन बहनों को, आपको, दादियों को प्रोग्राम्स के लिए, तो कोई विशेष आपको याद आता है सेवा जो उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में करवाई हो? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट हाउस में हमने इंटरफेथ किया था जी। दूसरे औरों के भी प्रोग्राम वो रखते रहते थे क्योंकि बहुत सारे महात्मा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैसूर के एक सितुर स्वामी हैं, वो बहुत बड़े हैं, अपने उनके स्कूल कॉलेज बहुत चलते हैं। बेंगलोर के स्वामी हैं, फिर मुस्लिम धर्म नेता भी आते थे, सिख धर्म नेता भी आते थे। तो खुलकर उनसे वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और आज के समाज की परिस्थिति क्या करना चाहिए, इस तरह की वो बहुत बातें करते। ही वॉज नेवर टायर्ड। और वो कितना दिन में 14 घंटे काम करते थे। पहले सारा काम करके उसके बाद रात को 10 बजे वो साइंटिस्टों को बुलाते थे, उनके साथ वो बातचीत करते थे जी। क्योंकि उनका पैशन था। तो कहीं ना कहीं भाई साहब बाप दादा किसी एक आत्मा को निमित्त बनाते हैं उस समय, और वहाँ से सिलसिला जैसे शुरू हो जाता है। तो उनसे शुरू हुआ, उसके पहले भी रहा, लेकिन उनके कार्यकाल में थोड़ा सा संस्था का प्रेसिडेंट हाउस में जाना और ऐसे मिलके प्रोग्राम्स करना थोड़ा सा और तीव्र गति को पाया। और क्या है कि उनके साथ के जो साइंटिस्ट थे जी, एक साइंटिस्ट था जिसने ब्रह्मोस बनाया था जी, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो इनकी टीम में थे। एक डॉक्टर सेल्वा मूर्ति थे, वो DRDO की टीम में बहुत बड़े, वो सारे हमारे संपर्क में आ गए। अब यहाँ तक कि हम उनके घरों में भी जाया करते थे। साइंटिस्ट वो थे लेकिन घरों में जाया करते थे, और अभी तक भी बहुत अच्छे से संपर्क में बहुत सारे हैं। वो और जगह चले गए, कोई अमिटी यूनिवर्सिटी में चला गया, लेकिन वो हमारे संपर्क में। एक बार मैंने एक साइंटिस्ट से पूछा था जी, वो उन्हीं की ग्रुप के थे, मैंने कहा कि हर बार जब कोई नया इन्वेंशन आप करते हैं देश के हित में, मिसाइल निकालते हैं तो सब खुश हो जाते हैं बड़ा हैं। तो मैंने कहा, कहते हैं हाँ हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरफ कोई नज़र उठा कर न देखे। ना तो अब्दुल कलाम वायलेंस में बिलीव करता है, ना हम भी करते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन है कि हमारे देश की तरफ इतना स्ट्रांग हो कि आँख उठा के ना देखे। तो मैंने कहा आप बनाते हो तो आपके सारे खुश हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा देश है जिससे आपका अनबन रहती है, फिर वो बनाता है, वो आपसे थोड़ा ऊपर बनाता है, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर आप उससे बड़ा बनाते हो। तो मैंने कहा ये लड्डू थोड़ी हैं, आप ये तो सोचिए कि
कि जो आप बना रहे विध्वंसकारी चीज़ें हैं ना, कहता है बात तो आप ठीक कहते हैं जी। कहते लेकिन हमको यही करना है। जी, तो उनका ड्रामा में पार्ट है। और इस पूरे यात्रा में ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा ने बीच बीच में संपर्क में ला करके हमें मदद दी, ताकि उनके जाने के बाद भी वो सिलसिला जो है वो चलता गया और आज तक भी चलता जा रहा है। बाबा तो ये भी कहता है ना कि विनाश भी स्थापना का हिस्सा है। जी। हम लोग भले उनसे बात करते हैं, जब तक ये विनाशकारी विध्वंसकारी मास स्केल के डिस्ट्रक्टिव वेपन नहीं बनेंगे, पुरानी दुनिया की सफाई कैसे होगी? इसमें तो बहुत आबादी है। आजकल पुरानी दुनिया का रोज़ का रबिश ही देख लो, जो वेस्ट निकलता कितना होता है कि सारे नदियां भर गई, सारे समुंदर तक फैल गया। किसी भी सड़क पे जाओगे, रास्ते में कितना भी सफाई अभियान करो, ढेर लगे रहते हैं और वो बढ़ता जा रहा है। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, पैकेजिंग ऐसी हो गई, थ्रो अवे वाली। तो अब ये सारी चीज़ें साफ़ करनी होगी सारी दुनिया से, तो कौन करेगा? छोटा मोटा काम थोड़ी है। सतयुग में तो बिल्कुल सफाई है। तो ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी उसमें मदद करती हैं। जैसे आदमी मरे ना तो नया जन्म नहीं ले सकता, तो मृत्यु भी इम्पोर्टेंट है ना। हम उसको इस एंगल से देखते हैं, ये भी हमारा ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। क्योंकि भगवान कहता है स्थापना, पालना, विनाश, और किसी के 3 कर्तव्य नहीं दिखाए। जितने बाप हैं 2 कर्तव्य करते हैं, स्थापना और पालना। चाहे शरीर का पिता है, बच्चे को पैदा करेगा, उसको पालना, उसकी मौत उसके हाथ में नहीं। धर्म पिता है, धर्म को चलाएगा, उसको बढ़ाएगा। धर्म का एंड करना किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ भगवान है। तो विनाश इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद रिन्यूअल हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया पुराने को ठीक करने में लगी हुई है, ये ठीक हो जाए। पुराना तो ठीक कभी होगा नहीं, तो विनाश के बाद ही रिन्यूअल होगा ना। इसलिए हम तो इनको सहयोगी मानते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब। और भाई साहब, जब ये माउंट आबू एज अ प्रेसिडेंट पहुंचे, तो आपको कोई विशेष बात याद आती है? क्योंकि पहले भी जैसे कोई व्यक्ति पोजीशन से पहले आए और पोजीशन पे आए और पोजीशन के बाद आए, तो उसके चाल चलन में, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया? देखिए, ब्रह्मा कुमारीज में एक खूबी है, चाहे वो पोस्ट पर हो ना हो, पोस्ट पर होने के बाद हो, हम उनको सेम ट्रीटमेंट देते हैं। जी। हाँ, मोरारजी देसाई जो थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि जब मैं पोस्ट पर नहीं था तब भी ये बहनें हर साल मुझे राखी बांधने आती रहीं। और एक छोटा सा करोल बाग के दिल्ली के अंदर एक हमने म्यूज़ियम बनाया था, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर। जी। जगह ही नहीं ऐसी मिली थी उस वक़्त, बहुत बड़ी। उसमें मोरारजी देसाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाए ओपनिंग के लिए, तो किसने करवाया? जी बिल्कुल। तो आते नहीं है ना, पहले तो संस्था की मशहूरी नहीं है इतनी, फिर ऐसे एरिया में आए तो वो बाबा करवाता है ना। उसने ये याद रखा था, ये बहनें जब मैं पोस्ट पर नहीं था तब भी आती थी, पोस्ट पर था तब भी आती हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। दूसरे वो कहता था जहाँ 100 ब्रह्मचारी होंगे वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, उसका स्लोगन था। तो हमने यहाँ तो हज़ारों हैं आए थे। जी। तो कहीं ना कहीं हमें जब बाप दादा ने बातें सिखाई हुई हैं, ड्रामा का विनाशी चक्र का ज्ञान दिया है, और कल्प कल्प रिपीट होता है ये ज्ञान, तो ये मदद बाप दादा देते हैं, इससे और भी उतने ही सहयोगी और मिलनसार बन जाते हैं। तो जैसे कि भाई साहब आपने बताया कि वो बहुत ही निर्माण थे और बहुत सारी उनमें विशेषताएं लौकिक रूप से भी थी, लेकिन बाबा ने विशेष उनको चुना, कहीं ना कहीं देश के लिए भी उनको चुना गया, और बाबा ने भी उनको बहुत सारी सेवाओं के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निमित्त बनवाया। तो ऐसी कोई विशेषता खास आपने देखी हो उनके अंदर, जिससे कि वो बाबा की मदद में सहयोगी बन सके? एक तो ये है कि वो खोज, हर वक्त साइंटिस्ट तो थे ही, दुनिया के अंदर भी खोज करते रहते थे, जिसको सोशल साइंटिस्ट कहते हैं एक प्रकार से। हर व्यक्ति से टटोल करके कुछ मैं इसे लूँ जो सारे देश के काम आए। तो जब तक वो राष्ट्रपति थे तो उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे, जैसे कहते हैं ना पीपल्स प्रेसिडेंट। तो हर बात में, ख़ास तौर पे बच्चों से, यूथ से, ऐसे करके उनमें आशा देखते थे कि हमारा देश का भविष्य है। एक तो ये बात ही बहुत पॉपुलर थे।
दूसरे वो बहुत स्टूडियस थे। हर चीज़ का स्टडी रखना, हर चीज़ का इंफॉर्मेशन रखना, ये हमने उनके अंदर देखा। और जिसको कहते हैं ना कि राष्ट्रपति बनने के पोस्ट पूरा होने के टेन्योर के बाद आम तौर पे कोई व्यक्ति जब तक टेन्योर में रहता है उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है जी। उतनी नहीं रहती, क्योंकि पोस्ट के कारण होता। इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अच्छा। यानी पहले तो बंधन होता ना, फिर भी राष्ट्रपति भवन है, उसकी लिमिटेशन होती है, प्रोटोकॉल। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत गुना बढ़ गई और उनको हर जगह जहाँ जहाँ सारे हिंदुस्तान में लोग फंक्शनों में बुलाते रहे। यानी ही वॉज मोर पॉपुलर एज एक्स प्रेसिडेंट, ये भी हमने नोट किया। और वो हर जगह जाते थे तो उसी के विषय पर जहाँ का हो, तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा जी। यानी आम व्यक्ति किसी ढंग से शरीर छोड़ता है। वो असम में लेक्चर करने गए हुए थे जी। और लेक्चर करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। यानी कोई कर्म योगी देखना हो तो खास उनमें विशेषता थी और किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। अपने में तो ह्यूमिलिटी थी, व्यक्तियों में भी वो किसी को प्रेफरेंस दे कुछ नहीं, बिल्कुल हर व्यक्ति को उसमें वो रूहानियत देखते थे। ये उनकी खास बात है। तो जैसे हम दादी के लिए कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, हाँ। ये उनके अंदर भी दादी कहते हैं ना, आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। तो एक व्यक्ति देखो कि अंतिम घड़ी कहा जाता है, अंतिम घड़ी तेरी क्या थी? लोग पूछते हैं ना अंतिम घड़ी मेरी इस तरह गुजरे, तो उस व्यक्ति की अंत घड़ी भाषण करते करते उसकी गुजरे, जो उनका पैशन था। हाँ, जन कल्याण। और ब्रह्मचारी भी थे। हाँ, तो ये भी विशेषता थी। ब्रह्मचारी थे, वेजिटेरियन थे जी। और तीनों सत्ताएं के पास हो, किसी के नहीं होते जी, उनका था। तो बहुत ही विशेष आत्मा, और बाबा ने उनके द्वारा उनका भी जीवन विशेष बनाया और उनके द्वारा संस्था में भी। क्योंकि जितना पॉपुलर व्यक्ति होगा, जितना फेमस व्यक्ति होगा, वो अगर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ता है तो ब्रह्मा कुमारी की भी फेम बढ़ती है ना जी, है ना। राष्ट्रपति तो कई होते हैं, कई बिल्कुल अपने कन्फाइंड रहते हैं, ऑफिशियल से होते हैं, हर एक तरह के लोग हर पोस्ट पे आते हैं। तो एक व्यक्ति जो इतना पॉपुलर हो कि पोस्ट हटने से बाद और भी पॉपुलर हो जाए, आप सोच सकते हैं उन्होंने लेक्चरशिप फॉरन ले ली और जाके भिन्न भिन्न दुनिया की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर करते रहे वो। तो ये है जी भाई साहब। तो बहुत ही विशेष आत्मा का रोल रहा इस ड्रामा में हमारे साथ, बाबा के यज्ञ के अंदर माइक क्वालिटी बन करके। तो ज़रूर कुछ ना कुछ वर्षा, भले ही सत्युग त्रेता का नहीं लेकिन द्वापर युग से, जैसे कि हम देखते हैं कुछ आत्माएं बहुत ऊंचे रोल्स में आती हैं, वैसी आत्मा नहीं। इस आत्मा ने तो ज्ञान को समझा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि जिसके अंदर ज्ञान का बीज पड़ जाए और इतनी कॉपरेशन दे, उसका तो सतयुग वाले त्रेता वाले पीरियड में कोई ना कोई रोल होता है जरूर। तो भाई साहब बाबा कहते हैं कि साइंस दान भी हमें वहाँ चाहिए। हाँ, अब देखिए ना, बाबा कहते हैं हर विशेषता वाले, अब बीके लोग तो तपस्या ही करते हैं, योग लगाते हैं, ज्ञान करते हैं, गुणों की धारणा करते हैं। तो बाबा का वहाँ तो बहुत रिफाइंड साइंस होती है। इसके भी बाबा नंबर देता है कि किसी भी प्रोफेशन का स्पेशलिस्ट होगा वहाँ आएगा, क्योंकि उसने बनाना है। तो न केवल संगम पर लेकिन सत्युग में भी सहयोगी बनने का पाठ रहा। क्योंकि यहाँ तो वो मिसाइल बनाते हैं, वहाँ बाबा कहते हैं फूल प्रूफ विमान जिनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, जो संकल्प शक्ति से उड़ते हैं। सतयुग में यंत्र वगैरह नहीं होते और संकल्प शक्ति से स्पीड स्लो करते हैं। संकल्प आजकल भी साइंस कोशिश कर रही है सेंसर लगा के, लेकिन वहाँ तो एक्चुअल होते हैं। बच्चे के लिए अलग विमान है, कभी उनका एक्सीडेंट होना ही नहीं। तो वो चीज़ें फिर यही ऐसे ही दिमाग तैयार करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्वर्ग को स्थापित करने में भी बहुत विशेष योगदान तो रहेगा। तुम इस पर विचार सागर मंथन करो, तो वहाँ महल कौन बनाएगा? वहाँ तो हीरे जड़ित महल होते हैं, सोना तो रॉ मटेरियल होता, तो कैसे होगा? तो उसमें ऐसी चीज़ें फिर दिखाई देंगी ना। ऐसी आत्माएं संपर्क में आए और उनका यहाँ भी स्टेटस हो, लेकिन वो पूरे 100% बीके वाले तो वही काम करते हैं, लेकिन इनकी विशेषता उनको समीप लाएगी। जी
ज़रूर भाई साहब जी। थैंक यू भाई साहब, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि हमें ये स्मृति बार बार दिलाती हैं कि बाप दादा ने जो हमें एक मॉड्यूलस ऑपरेंडी बताया है, एक लोगों से अपने रूहानी नशे में रह कर के उनको भी सम्मान देने की जो धारणाएं बताई हैं, इस पे चलने से बाबा की मदद हमें बहुत मिलती रहती है और आगे के रास्ते अपने आप हमारे लिए सेवाओं के खुलते जाते हैं। तो ऐसे ही बाप दादा की मदद की कुछ और मीठी यादें लेकर के आपके सामने हम आते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।